हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में शिक्षण के सिद्धांत, रूप, सूत्र आदि का अध्ययन किया था और आज हम अपने शिक्षण विधियों के बारे में निरंतर अध्ययन करेंगे। कक्षा आरंभ करने से पूर्व मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें, साथ ही घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं, इससे कि होने वाले अपडेट से आप वंचित न रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। इस क्लास की पूरी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में प्राप्त हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। हमने पिछली कक्षा के अंदर भाषा के शिक्षण, रूप, सिद्धांत, सूत्र आदि का अध्ययन किया था और आज हम शिक्षण विधियों का वर्गीकरण करते हुए शिक्षण विधियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधियों को विभिन्न प्रकार से बांटा जा सकता है। वैसे तो शिक्षण विधियों का बांटने का कोई उचित सिद्धांत नहीं है, क्योंकि कोई भी शिक्षण विधि एक अध्यापक के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किस शिक्षण विधि का प्रयोग किस सिद्धांत के अनुसार ले रहा है, लेकिन फिर भी हमने सामान्यतः उसका वर्गीकरण किया है। देखिए, गद्य शिक्षण की विधियाँ। गद्य शिक्षण की विधियाँ हैं हमारे अर्थकथन प्रणाली, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि और समीक्षा विधि। हम इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे आगे वाली कक्षाओं में। अब हमारी पद्य शिक्षण की विधियाँ हैं। पद्य शिक्षण की विधियाँ हैं हमारी रसास्वादन, गीत प्रणाली, अभिनय नाट्य प्रणाली, प्रश्नोत्तर प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, व्यास विधि, तुलना विधि, समीक्षा विधि व अर्थबोध विधि। ठीक है। अब हमारी है व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। आगमन शिक्षण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, समवाय विधि, प्रयोग एवं विश्लेषण की विधि, पाठ्यपुस्तक प्रणाली की विधि। देखिए, व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है आगमन और निगमन। ठीक है। अब है हमारी अन्य विधियाँ। अन्य विधियाँ जिसमें बालक को खेल खेल के रूप में या बालक को अपने सिद्धांत के अनुसार सिखाया जाता है। इनका किसी मूल विधा से कोई लिंक नहीं है, पर फिर भी हम बालक को सिखाने में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्राथमिक स्तर के लिए अगर हम बात करें तो प्राथमिक स्तर हेतु खेल विधि, चित्र विधि, शब्द प्रदान विधि, भाषा यंत्र प्रणाली विधि, मंत्रणा विधि। और माध्यमिक स्तर हेतु अगर हम देखें तो माध्यमिक स्तर हेतु प्रश्नोत्तर विधि, प्रवचन विधि, रूपरेखा विधि, उद्बोधन विधि, तर्क या वाद विवाद की विधि। ठीक है। अब हम देखेंगे हमारी अगली विधि है अनुकरणात्मक विधि या अनुकरण विधि। देखिए, भाषा विधि की यह अनिवार्य विधि है, यानी कि जब बालक कोई भी भाषा सीखेगा या हमने भी जब भाषा सीखी थी तो हमने भी इन्हीं विधियों का प्रयोग किया था, क्योंकि ये अनिवार्य विधि है। प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक स्थान की प्रत्येक स्कूल के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण की यह विधि अनिवार्य विधि है। इसमें एक बालक शिक्षण के द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण करता है। देखिए, अब हमने दो शब्द देखे, एक तो अनुकरण और एक अनुसरण। अनुकरण का मतलब होता है कि जब एक शिक्षक कोई भी बात कर रहा है, उनको बिल्कुल बिना परिवर्तन किए एक छात्र उसी रूप में ग्रहण करता है तो वह अनुकरण। जबकि अनुसरण का अर्थ है कि एक शिक्षक जब कुछ भी हमें समझा रहा है, कुछ भी ज्ञान दे रहा है, तो उसका छात्र द्वारा अपने विवेक अनुसार ग्रहण करना अनुसरण कहलाता है। भाषा अनुकरण विधि तीन प्रकार की होती है: लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और रचना अनुकरण। अब लेखन अनुकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली बार शिक्षक बालक को लिखना सिखाने के लिए जो अनुकरण करवाता है वह लेखन अनुकरण है। यानी कि मतलब ये है कि जब भी हमने कभी लेखन शुरू किया था या हमारे अध्यापकों ने जब हमें लेखन करवाया था या हम जो अपने छात्रों को लेखन कराएंगे, तो हम सबसे पहले लेखन अनुकरण के अनुसार उन्हें किन किन माध्यम से सिखा सकते हैं, उन सभी विधियों को सम्मिलित किया है।
इस विधि में सम्मिलित किया है। वह विधि कौन सी है? रूपरेखा विधि, स्वतंत्र विधि, जैकेटॉट विधि, पेस्टोलॉजी विधि और मॉन्टेसरी विधि। कौन कौन सी विधि एक बार पुनः देखेंगे? रूपरेखा विधि, स्वतंत्र विधि, जैकेटॉट विधि, पेस्टोलॉजी विधि और मॉन्टेसरी विधि। अब में अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से। रूपरेखा लेखन अनुकरण विधि। देखो, जब एक बालक को शिक्षक रूपरेखा बनाकर दे देता है और बालक उस रूपरेखा के आधार पर शब्द या विषय वस्तु की रचना कर देता है तो वह रूपरेखा लेखन अनुकरण कहलाता है। यह प्राथमिक कक्षा हेतु उपयोगी होती है। अब रूपरेखा कैसे बनाकर देगा यह हम देखते हैं। देखिए, एक छात्र है, एक शिक्षक है, उसने छात्र को कैसे रूपरेखा बनाई। जैसे कि एक शिक्षक ने एक छात्र को पढ़ाते या अध्ययन कराते वक्त ऐसे एक रूपरेखा बना दी, क्योंकि प्राथमिक स्तर के लिए है तो प्राथमिक कक्षा का ही बच्चा होगा, तो इस तरह से रूपरेखा बनाकर दे दी। अब बालक ने उस पर अनुकरण किया। इन रूपरेखाओं को मिलाते हुए वह अपनी शब्द की रचना कर लेगा। अब उसको पता चल गया कि ये क्या है, उसने धीरे धीरे रूपरेखा के सहारे सीख लिया। ठीक है। अब है हमारी स्वतंत्र लेखन अनुकरण विधि। स्वतंत्र लेखन अनुकरण विधि में क्या है? एक शिक्षक विषय वस्तु श्यामपट्ट पर लिख देता है या किसी पुस्तक में चिह्नित कर देता है और बालक शब्द रूप से उसे देखकर नकल करता हुआ स्वतंत्र लेखन अनुकरण करता है। यानी कि एक अध्यापक ने श्यामपट्ट पर कोई शब्द लिखा, या हो सकता है उसने किसी पाठ्य पुस्तक में शब्द का या किसी लेख का नकल करा दी या चिन्हित कर दिया। अब छात्र पहले उसे पढ़ेगा और पढ़कर स्वतंत्र है वो उसकी नकल करेगा, और नकल करेगा तो वो अपने विवेक अनुसार कैसे भी नकल कर सकता है। जैसे कि अध्यापक ने श्यामपट्ट पर लिखा कलम और छात्र ने उत्तर पुस्तिका में भी लिखा कलम, लेकिन हो सकता है उन दोनों की लेखन शैली में भिन्नता हो। अब हमारी अगली विधि है जैकेटॉट विधि। जैकेटॉट विधि, इस विधि के जनक हैं शास्त्रीय जैकेटॉट। इस विधि में बालक अध्यापकों के एक एक शब्द का अनुकरण करता है तथा शब्दों को मूल शब्द या पुस्तक शब्दकोश से मिलाकर देखा जाता है, अर्थात छात्र स्वतंत्र से संशोधन करता है। यानी कि देखिए, एक अध्यापक एक एक शब्द का अनुकरण करता है और तथा शब्दों को मूल पुस्तक के शब्दकोश से मिलाकर देखा जाता है। यानी कि इसमें ऐसा होता है कि पहले किसी भी अध्यापक ने एक लेख पढ़ा या बोर्ड पे लिखा, तो उसके बाद छात्र ने वह लेख देख लिया। उसके बाद छात्र वह जो बोला था या लिखा था उसने वो मिटा देगा। उसके बाद छात्र को वह दोबारा पुनः बोलेगा और छात्र उसको लिखेंगे बिना देखे। उसके बाद छात्र को या तो अध्यापक ने वही लेख प्राप्त करा देगा, या तो वो ब्लैक बोर्ड पे लिखवा सकता है, या जिस पार्ट में से उसने बोला, जिस पुस्तिका में से बोला, वह उसे दे देगा। अब छात्र स्वयं उसमें देख देख के करेगा कि हाँ, हमने इस शब्द में गलतियाँ करी है, और वह उस गलतियों पे गोला बना देगा और उसको लिखेगा। तो इससे वह स्वयं लिखकर स्वयं संशोधन कर रहा है। इसे कहते हैं जैकेटॉट विधि। अब हमारी अगली विधि है पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी विधि, इस विधि वर्णों की आकृति के टुकड़े करके उन वर्णों को लिखने का अभ्यास कराया जाता है। देखिए, हमने पहली विधि जो पढ़ी थी वह थी रूपरेखा, जिसके अंदर बनाया था रूपरेखा। ठीक है, इस तरह से हमने रूपरेखा बनाई थी, है ना। और अब हमारी जो विधि है उसके अंदर हम यह भी है पेस्टोलॉजी विधि। इसके अंदर हम क्या करें, आकृति के टुकड़े कर रहे हैं। आकृति के टुकड़े, जैसे कि पहले हमने शिरोमणि रेखा बालक को बता दी कि देखो एक ऐसा डंडा होता है जो आड़ा होता है। फिर हमने सिखाया कि एक खड़ी पाई होती है और इस तरह से वो खड़ा डंडा बनाएगा। फिर हम उसको गोला बनाना सिखाते हैं। इन विभिन्न आकृतियों के अनुसार हमने उसको बालक को कुछ सिखा दिया। अब बालक को जब भी आकृति बनानी आ गई तो हम बालक से कहेंगे कि इन्हें जोड़िए। जैसे कि शिरोमणि रेखा बनाएगा, फिर खड़ी पाई बनाएगा, फिर गोले को यहाँ लगा के ये पूंछ बना देगा। इस तरह से उसने अपने वर्ण का निर्माण कर लिया।
अब हमारी अगली विधि है मॉन्टेसरी विधि। प्रवर्तक है मैडम मॉन्टेसरी। इस विधि में ज्ञानेंद्रियों की सहायता ली जाती है। ज्ञानेंद्रिय हमारी कौन कौन सी होती हैं? आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, इनकी सहायता ली जाती है। बालक पहले अक्षरों को देखता है, देखेगा किससे? आँखों से, ये ज्ञानेंद्रिय हो गई। अक्षरों की ध्वनि को सुनता है, कई से? कानों से, ये भी ज्ञानेंद्रिय हो गई। उनको लिखना सीख जाता है, कैसे? हाथों से, हाथ क्या है? त्वचा, तो इसके भी ज्ञानेंद्रिय हो गई। इसमें क्या होता है कि एक अध्यापक अपने मोटे गत्ते, प्लास्टिक के गत्ते या फुट्टे जो होते हैं, कागज़ के पुट्टे, गत्ते या प्लास्टिक के कार्ड पर अक्षरों की आकृति, उभरी आकृति रखते हैं, जिसमें बच्चों से कहा जाता है कि बालकों को इन आकृति में अंगुलियां घुमाएं और विद्यार्थी को धीरे धीरे अक्षरों की आकृति का ज्ञान हो जाता है। यानी कि कोई मोटा गत्ता होगा किसी आकृति का बना हुआ, जैसे कि माना कि कोई आकृति पे हमने इस तरह से कोई आकृति है, ये हमने आकृति काट दी, ये उभरी आकृति हमने काट दी। तो अब बालक को, जब बालक इसे छुएगा तो बालक को एहसास होगा कि हाँ ये क है, तो इस तरह से बालक आकृति को पहचान लेगा कि हाँ ये इस तरह की आकृति है। इस तरह से बनाई जाती है कि पहले एक डंडा खड़ी पाई होगी, एक शिरोमणि रेखा होगी, एक गोला होगा और उसकी पूंछ होगी। अब दूसरा है, इसी में हमने अनुकरण विधि के हमने 3 भेद पढ़े थे। लेखन अनुकरण, लेखन अनुकरण जिसकी शुरुआत से पढ़ा कि हमने सबसे पहले पढ़ा हमने रूपरेखा विधि, और उसके बाद हमने पढ़ी स्वतंत्र विधि, स्वतंत्र लेखन अनुकरण विधि। उसके बाद हमने पढ़ा जैकेटॉट विधि। उसके बाद हमने देखा पेस्टोलॉजी विधि, फिर आया मॉन्टेसरी विधि। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण अनुकरण। हमारे लेखन अनुकरण का दूसरा रूप उच्चारण अनुकरण। एक शिक्षक किसी विषय वस्तु को स्वयं उच्चारण करता है, जैसे कि अ से अनार, और बालक अध्यापक के पीछे पीछे उच्चारण करते हुए शब्द उच्चारण करना सीख जाता है। जैसे कि हम जब छोटे थे तो हमारी कक्षा के अंदर कोई मॉनिटर या कोई बालक होता था, या स्वयं अध्यापक भी हमें इसी तरह से सिखाते थे कि वो कहते थे अ से अनार, और हम बच्चे भी पीछे पीछे बिना सोचे समझे कि भाई क्या है, सिर्फ सीखना है, बोलना है, मैडम ने कह दिया बोलना है, तो अ से अनार ऐसा करके हम बोलते थे। मुख्यतः ये पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में उपयोगी होती है और उनके भी अंतिम कालांश में इनका प्रयोग किया जाता है। अब हमारी अगली विधि अनुकरण विधि के तीसरा रूप रचनानुकरण। जब बालक को पढ़ना लिखना आ जाता है तो अध्यापक बालक की विभिन्न प्रकार की रचना करना सिखाता है। अब विभिन्न प्रकार की रचना कैसे कराएगा कि जैसे बालक को दिया दिवाली का निबंध और उसी आधार पर होली का निबंध लिखवा लिया, ठीक है। इस प्रकार की कोई भी कहानी दे दी और उसी से समांतर दूसरी कहानी लिखवाई, ठीक है। इस तरह से उसे रचना करना आ जाएगा। अब हमारी अगली विधि है, अब हम अनुकरण विधि के जो हमने पढ़ी इसके गुण या विशेषताएं जानेंगे। इसमें बालक में कल्पना शक्ति का विकास होता है। देखिए, जब उसने पेस्टोलॉजी विधि पढ़ी या रूपरेखा विधि पढ़ी, लेखन अनुकरण विधि के जितने भी हमने प्रकार पढ़े हैं उसके अनुसार भी बालक में कल्पना की उत्तेजना जागृत होगी, और उच्चारण के अनुसार भी वह कल्पना करेगा कि अच्छा इसके बाद ये शब्द होगा, ऐसे वो बोलना सीखेगा। और रचना अनुकरण तो इसका मुख्यतः उदाहरण है ही। यह बालक केंद्रित विधि है और बालक सक्रिय विधि है। यह अपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। देखिए, इसे पूर्णतः वैज्ञानिक विधि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके अंदर अनुकरण हो रहा है, बालक में कहीं ना कहीं रटने की प्रवृत्ति आ रही है, और जब किसी भी विधि में कोई दोष हो जाता है तो उसे मनोवैज्ञानिक नहीं माना जाता। इसलिए ये मनोवैज्ञानिक तो है क्योंकि बालक सीख रहा है, लेकिन ये अपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। अब इसके दोष हम जानेंगे। यह विधि लेखन व उच्चारण के लिए, जो ये विधि है इसके अंदर भी मुख्यतः लेखन व उच्चारण वाली विधि, रचना के लिए नहीं। तो यह विधि लेखन व उच्चारण के लिए उच्च कक्षा हेतु अनुपयोगी है। जैसे कि हमने देखा कि कोई भी जो
उच्च कक्षा का विद्यार्थी है वो रूपरेखा बना के उसको नहीं दी जाएगी, नहीं उसको हम पेस्ट्रोलॉजी से पढ़ा सकते हैं, नहीं हम उसको ऐसा बुलाएंगे कि अ से अनार, क्योंकि उनका सिलेबस विस्तृत होता है। हाँ, परंतु उनके लिए रचना की दृष्टि से उपयोगी है। दूसरा दोष है इसके अंदर, पाठ्य विषय नहीं पढ़ाए जा सकते। तीसरा है, कुशल व पारंगत अध्यापक की आवश्यकता होती है। चौथा है, छात्र में समस्या समाधान करने का गुण विकसित नहीं हो पाता। इस तरह से हमने अनुकरण विधि को समाप्त कर दिया है। अब हमारी अगली विधि है सैनिक विधि। सैनिक विधि, इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि भाषा वैज्ञानिक विधि, संगठनापरक विधि, सेना विधि, आर्मी मेथड, अनौपचारिक विधि, शव्य भाष्य विधि। क्योंकि इसका जन्म हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सैनिक विधि, सेना विधि या आर्मी मेथड। और इसको किसी भी औपचारिक रूप से प्रयोग में न लेके इसको अनौपचारिक रूप से प्रयोग में लिया था, इसलिए इसे अनौपचारिक विधि कहते हैं। यह सुनने और बोलने पर आधारित है, इसलिए श्रव्य भाष्य विधि कहते हैं। ये किसी घटना यानी कि सेकंड विश्व युद्ध के समय आरंभ मतलब प्रयोग में लाई गई थी, यानी कि ये किसी घटना से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे कहेंगे संगठनापरक विधि, इसलिए नाम दिया। और ये वैज्ञानिक विधि इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य होता है। ठीक है, अब जैसा कि हमने देखा इसका जन्म, इस विधि का जन्म हुआ सेकेंड विश्व युद्ध अमेरिका के अंदर लगभग 1945 के समय। विशेषकर उच्चारण पर इसकी विशेषताएं, अब हम सैनिक विधि की विशेषताएं जानेंगे। विशेषकर उच्चारण व अर्थ पर बल नहीं दिया जाता। इसके अंदर कोई शब्द हो या भाषा की शैली कि भाई इसको सही ही बोलना है, इस पर जोर नहीं दिया जाता, बस बालक को सिखाया जाता है कि बोलना है। भारतीय परिवेश में जब बालकों को मौखिक रूप से भाषा का ज्ञान दिया जाता है तो उस समय इस विधि का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमें अभी तक सिर्फ सैनिक विधि का मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ बालक को सिखाया जाता है बोलना, इसमें उसके वर्ण, शब्द, शैली इन पर ध्यान नहीं दिया जाता। सैनिक विधि के गुण, सैनिक विधि के गुण है देखिए, स्वाभाविक संवादों एवं मौखिक कथनों द्वारा अभ्यास और भाषा संगठन पर बनी इस विधि की विशेषता है। किस पे है ये संवाद, यानी कि शब्द और मौखिक कथनों के द्वारा अभ्यास, इसमें बार बार अभ्यास कराया जाता है ताकि बालक बोलना सीखे। अभ्यास तथा भाषा का संगठन पर इस विधि की पर बनी है यह, इस विधि की यह विशेषता है। अमेरिकन सैनिक को द्वितीय भाषा पर बल देने से इसे श्रव्य भाष्य सेना विधि, आर्मी मेथड भी कहा गया। देखिए मैंने आपको बताया कि यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आई थी और अमेरिका के सैनिकों को भाषा में पारंगत करने के लिए ये बनाई गई थी, इसलिए इसे श्रव्य भाष्य सेना विधि या आर्मी मेथड भी कहा जाता है। अब इसका एक और, इसका सबसे मुख्य अगर उपयोग हम देखें तो प्रत्यक्ष विधि के अंदर जो दोष पाए गए हैं उसका निवारण के लिए ये सर्वोत्तम विधि है। प्रत्यक्ष विधि का दोषों का निवारण बहुत कुछ इस विधि द्वारा किया जा सकता है। भाषा के कौशलों का अभ्यास कराया जाता है इसके अंदर। कौन से कौशल? सुनना व बोलना। भाषा क्षमता का विकास होता है। विधि के दोष, सैनिक विधि का मूल सबसे बड़ा दोष है कि यह विधि भाषा के मूल स्वरूपों में से परिचित नहीं कराती, बल्कि अस्थायी भाषा सिखाती है। क्योंकि जैसे ही किसी बालक ने शब्द सीखा, जैसे किसी चीनी भाषा को हमने हिंदी तो सिखा दी, लेकिन उसको उसका स्थायी भाव नहीं पता चला कि ये क्यों है, बस उसने रट लिया और बात खत्म। बालक में रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। ये मंदबुद्धि बालकों के लिए अनुपयोगी है और भारतीय वातावरण में विशेष प्रभावी नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय वातावरण में ये विशेष प्रकार की नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी समय और धन खर्च होता है रटाने में बालक को। तो आपको ये हमारी पूरी क्लास आज की यहीं समाप्त होती है। देखिए हमने आज पढ़ा था भाषा के
हमने भाषा के विभिन्न विधाओं के अनुसार शिक्षण विधियों के प्रकार पढ़े थे। गद्य विधि के अनुसार, पद्य विधि के अनुसार भिन्न वर्गीकरण किए। फिर हमने व्याकरण शिक्षण विधि के अनुसार शिक्षण विधियों को बांटा। उसके बाद हमने अन्य विधियां जो थी रचना शिक्षण से संबंधित, बालक स्तर, प्राथमिक स्तर हेतु, माध्यमिक स्तर हेतु, उनका विश्लेषण किया। फिर हमने अनुकरण विधि के बारे में जाना। अनुकरण विधि के 3 प्रकार हम देखे, लेखन, उच्चारण और रचना। लेखन विधि के बारे में 5 विधाओं का सम्मिलित किया: रूपरेखा विधि, स्वतंत्र विधि, जैकरटॉट विधि, पेस्टोलॉजी विधि और मॉन्टेसरी विधि। इसके बाद हमने इनका विस्तृत रूप से अध्ययन किया और उसके बाद हम उच्चारण विधि, उच्चारण अनुकरण का हमने विश्लेषण किया। उसके बाद रचना विधि को हमने पढ़ा। उसके बाद उनके गुण और दोषों की हमने जानकारी ली। उसके बाद हमने सैनिक विधि के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। सैनिक विधि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के अंदर इसका निर्माण हुआ। इसके गुणों को हमने जाना, इसके दोषों का विश्लेषण किया। आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।